हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज से हम लोग एक नए टॉपिक, नया तो टॉपिक नहीं कहेंगे, लेकिन आप सभी ने कॉम्पिटिटिव सीरीज़ में जो सामाजिक स्तरीकरण को एक लेक्चर में कंप्लीट किया या 2 लेक्चर में कंप्लीट किया, या फिर सामाजिक गतिशीलता के बारे में एक लेक्चर में आधे घंटे में हम समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग इग्नू सीरीज़ में किस प्रकार से इग्नू की बुक में सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित किया गया है, सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित जो भी अवधारणाएं हैं उनकी पूरी बुक है। बुक नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि 8 बुक का कलेक्शन है, जिसको मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं समाज और स्तरीकरण करके दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक नंबर पे ये आप लोगों को दिखेगा इस तरीके से करके। ये ESO 4 है, 1-4 है, जिसमें ऑलरेडी इससे पहले हम लोग ESO 1-3 को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि विभिन्न समाजशास्त्रियों की जो समाजशास्त्रीय अवधारणाएं हैं। तो इस बुक में ये बुक आप लोगों को यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये फर्स्ट नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा। और इस प्रकार से यहाँ पे ये सारी बुक्स आप लोगों को दिखेगी। ये लगभग 8 नंबर्स में है। मैं इसकी लास्ट बुक को दिखाती हूँ। इस तरीके से आप लोगों को बुक दिखेगी। इग्नू की सारी सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित है। और ये आप लोगों को लास्ट बुक आप लोगों को समाज और स्तरीकरण नंबर 8 आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस तरीके से ये 8 किताबें हैं जिनमें सामाजिक स्तरीकरण को बिल्कुल बेसिक से समझाया गया है। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि यदि आप लोगों की कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या फिर PCS या IS लेवल की जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए भी ये लेक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिशियल होगा। तो हम लोग आप सभी को ये पता है कि जो इग्नू सीरीज़ जो होता है उसमें हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा तो बेनिफिट नहीं होता है, बट हमको अगर समाजशास्त्र के कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बेस को समझना है, समाजशास्त्र को समझना है, तो इग्नू सीरीज़ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें हम लोग एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझते हैं। तो आज से हम लोग सामाजिक स्तरीकरण के जो ये ESO 1-4 का 8 बुक का ये पूरा कलेक्शन है, इसको हम लोग 1 बाय 1 करके और एक एक टॉपिक को समझेंगे। यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि जो सामाजिक स्तरीकरण है, तो क्या इसके बारे में कुछ विचारकों ने कुछ अपने विचार दे दिए हैं, कुछ कथन दे दिए हैं। सिर्फ इतने में ही सामाजिक स्तरीकरण नहीं होता है। सामाजिक स्तरीकरण के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसके पीछे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, उसका बेस कहाँ से बना है, और सामाजिक स्तरीकरण की विभिन्न थ्योरीज हैं उसको समझना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 हम लोग पूरे डिटेल में समझते हैं इसको। और इसके साथ ही मैं एक बात और बता दूं कि इसके साथ ही जब हम लोग सामाजिक स्तरीकरण को पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे और भी कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल बेस्ड पॉइंट्स होते हैं जो कि इसमें कवर किए जाते हैं। सिर्फ सामाजिक स्तरीकरण को ही नहीं, बल्कि इससे कनेक्टेड जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग सामाजिक स्तरीकरण का इंट्रोडक्शन, सबसे पहले ये जो सामाजिक स्तरीकरण का परिचय है उसी को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसमें विभिन्न विचारकों ने अपनी अपनी थ्योरीज भी दी हैं, सिद्धांत भी दिए हैं। तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं करेंगे हम लोग, बट आज एटलीस्ट हम लोग शुरुआत कर दें। मुझे लग रहा था कि कौन सी बुक को मुझे शुरू करना चाहिए, क्योंकि इग्नू की एक बुक में या एक विषय में बोलें, एक सब्जेक्ट में सिर्फ एक बुक नहीं होती है, बल्कि ये लगभग 7-8 बुक्स की, कभी कभी 10-10 बुक्स की कलेक्शन होती है। एक वो पूरी मिलके एक बुक बनती है। तो मुझे लगा कि अभी हम लोग सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक स्तरीकरण, ऐसे टॉपिक अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे। तो ये तो कॉम्पिटिटिव के बेस पे आप लोग देख लेते हैं कि हाँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना सेल्फ सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तैयार कर लिया तो हो जाएगा। बट जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। वहाँ पे जो इग्नू की बुक्स में कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें जब सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र समझना है
तो उसके एक एक बेस को बहुत ही ध्यान से समझना है। अच्छा, इसके साथ ही मैं अगर एक कुछ क्वेरीज आई थी, मैं उस पर डिस्कस कर लेती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद से हम लोग फटाफट लेक्चर को देखेंगे। कुछ मेरे साथी ऐसे कंफ्यूज हैं कि आखिर में मैं तैयारी कहाँ से शुरू करूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों को तैयारी किसकी करनी है ये जानना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, अगर तैयारी करनी है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों तैयारी करनी है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे बहुत सारे साथी होंगे जो टीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग नेट की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो तैयारी करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तैयारी तो हो जाएगी, उसके पीछे का रीज़न समझना ज़रूरी है कि आखिर में मुझे इसकी तैयारी करनी है तो क्यों करनी है। हालांकि मुझे लगता है कि एक बहुत ही कड़वी सच्चाई मैं बोल रही हूँ, लेकिन बोलना ज़रूरी है। अगर आप लोगों को लगता है कि हमें एजुकेशन के फील्ड में आना है, तो सबसे पहली बात है कि आप लोगों को किताबों से प्यार होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का फील्ड ऐसा होता है जिसमें हम लाइफ टाइम के लिए पढ़ते और पढ़ाते हैं और कुछ नया सीखते रहते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, और अगर नहीं भी है तो ये इच्छा है कि हाँ मुझे ऐसा ही करना है, देन आप लोग सही रास्ते पे हैं। दूसरी बात ये है कि आप लोग टीजीटी का हो या पीजीटी का हो या नेट का हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो या जीडीसी का हो, विभिन्न परीक्षाएं हैं समाजशास्त्र से संबंधित। तो उन परीक्षाओं को देने से पहले सबसे पहले आप लोग ये एक बार ज़रूर सोचिए कि अगर हमें पीजीटी का एग्ज़ाम निकालना है, मान लेते हैं हमारे सामने टारगेट है कि हमें पीजीटी का एग्ज़ाम निकालना है, तो ये आप सभी को पता है कि आप लोग जब अगर पीजीटी का एग्ज़ाम निकालेंगे तो उसके बाद से आप जो बच्चे 11वीं-12वीं में हैं, 11वीं-12वीं में पढ़ते हैं सोशल साइंस को, उनको आप लोगों को पढ़ाना है। तो सबसे पहले आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए माइंड ये प्रिपेयर पहले से होना चाहिए, माइंड सेट हो जाना चाहिए कि हमें उन बच्चों को पढ़ाना है जो कि 11वीं-12वीं में पढ़ते हैं, और उनको हमें कैसे पढ़ाना है। किसी भी एक टॉपिक को लीजिए आप लोग, जैसे मान लेते हैं समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसी टॉपिक को लेके आप लोग सोचिए कि अगर हमें किसी बच्चे को बताना है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो हम उसे कैसे समझाएंगे। अगर ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो रही है कि हम उस लेवल तक बच्चे को समझा सकते हैं, देन आप लोग सही से तैयारी कर सकते हैं। या फिर वही बात नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की आती है कि हम जब असिस्टेंट प्रोफेसर का यदि एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम देना टफ़ नहीं है, एग्ज़ाम की तैयारी करना भी टफ़ नहीं है, आप लोग कर लेंगे। लेकिन जब आप लोग मन में अगर ये ठान लेंगे कि हमें जाके ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों को, जो बच्चे बीए एमए में पढ़ते हैं, मुझे उनको पढ़ाना है, तो उस बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, अगर ये सोच के आप तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग ईज़िली तैयार कर लेंगे। तो मेरा बस कहने का अर्थ यही है कि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड को समझिए, उसके लेवल को समझिए और उसी बेस पे अपनी तैयारी करिए। अगर आप लोग उस बेस को रखते हुए कि हमें अगर मान लेते हैं कि पीजीटी टीचर बनना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो क्या अपने आप को पहले आंक के देखिए कि हमारी प्रिपरेशन उस लायक की है कि आज हमको अगर पहली क्लास में भेज दिया जाए एक लेक्चर देने के लिए 40 मिनट का, तो क्या हम दे पाएंगे। अगर नहीं तो आप लोगों को तैयारी सही से करने की ज़रूरत है, और उस कंडीशन में आप लोगों को अपने आप को ले जाने की या फिट करने की ज़रूरत है। बाकी जहाँ तक तैयारी की बात है, तो सिलेबस जब अगर आप उस लेवल तक सोच लेंगे तो सिलेबस आप लोगों के सामने होता है, आप लोग उसके अकॉर्डिंग फॉलो करते हुए कहीं से भी आप लोग, जब होता है ना कि मन में ठान लिया कि अगर मुझे ये एग्ज़ाम देना है, तो कंटेंट हम खुद इकट्ठा कर लेते हैं। और आज तो हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के समय में जी रहे हैं। आप लोग हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन होता है। आप लोग अगर किसी भी टॉपिक पे अगर कन्फ्यूजन है, आप लोग सर्च करेंगे तो एक एक
जो भी डाउट है आप लोगों के मन में, उस पे हज़ारों कम से कम लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, जिससे कि एक से नहीं क्लियर होता है दूसरे से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। बट वो आप लोगों के अंदर एक बोलना चाहिए कि खुद से अपना एक प्रण होना चाहिए कि नहीं, मुझे सही से सीरियसली तैयार करना है। यही रीज़न होता है कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सेल्फ स्टडी सिर्फ करते हैं और उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें जो मेहनत करनी है वो किस लेवल तक करनी है। तो उम्मीद है कि अभी आप लोगों को जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कुछ डाउट रहता है, हर किसी के मन में रहता है, तो क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले आप लोग उस लेवल को समझिए कि जिसका एग्ज़ाम आप लोग देना चाहते हैं। दूसरी चीज़ कि पूरे फ्यूचर, जब तक कि आप लोग रिटायरमेंट की एज तक नहीं आ जाएंगे, तब तक आप लोगों को उन्हीं किताबों से प्यार करना है जो कि आज आप लोग उसको पढ़ के तैयार करना चाह रहे हैं। तो किताबों को पढ़ना सीखिए, आप लोग उनसे प्यार करिए, उनको समझिए और तैयारी करिए अच्छे से। तो चलिए अभी हम लोग इग्नू सीरीज़ में सामाजिक स्तरीकरण का परिचय, आखिर में ये एक पहली बुक है जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। तो सामाजिक स्तरीकरण, अभिप्राय और नज़रिया, इसका मीनिंग क्या है निकलता है और किस किस नज़र से हम सामाजिक स्तरीकरण को देखते हैं। यहाँ पे अगर सामाजिक स्तरीकरण की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये सामाजिक स्तरीकरण जो है, ये जो पूंजीवाद की हमें समाज दिखता है, पूंजीवादी समाज दिखता है, वहाँ की उपज है। बल्कि ये देखें तो आदिम समाज से ही हमको सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप देखने को मिलता है, हालांकि वो संस्थागत रूप में नहीं था। कैसे? जैसे कि अगर हम आदिम समाज की बात करें, जहाँ पे देखेंगे कि लोग फल फूल तोड़ के खाते थे और कुछ जानवरों को अपने पालतू बना लिए और उस तरीके से रखते थे। तो उस समय में भी ऐसा देखेंगे कि जिसके पास जो फल फूल रहते थे या फिर जो जानवर रहते थे, उनकी संख्या जितनी ज़्यादा थी, वो जितना ज़्यादा संग्रहित करके रखते थे, समाज में उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। या फिर दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति उस समाज में रहते थे जो कि अगर शिकार करने की बात करें या फिर मछली पकड़ने की बात करें, तो इस तरीके से उनके में ज़्यादा कुशलता देखने को मिलती थी। इस प्रकार से समाज में उनको ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। तो ये हमें अगर सामाजिक स्तरीकरण का रूप देखें तो आदिम समाज में भी देखने को मिलता था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा संस्थागत रूप में नहीं हुई थी जितनी कि हमें आज देखने को मिलता है। अब अगर हम सामाजिक विकास क्रम की प्रक्रिया की बात करें तो हम देखेंगे कि अगर वही हम फिर से दोहराएं कि आदिम समाज से लेके और आज के आधुनिक समाज या उत्तर आधुनिक समाज की बात कर लें, तो उस समय से आज तक के विकास में हम देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि पहले के समय में जो हम आदिम समाज की बात कर रहे हैं, तो लोग फल फूल इकट्ठा करते थे और जानवरों को पालते थे और इस तरीके से एक दूसरे पे निर्भर रहते थे। हालांकि थोड़ी बहुत स्ट्रेटिफाइड कंडीशन में दिखता था, स्तरीकरण का स्वरूप दिखता था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं दिखता था। भोजन की अनिश्चितता बहुत ज़्यादा होती थी, इसके लिए लोग एक दूसरे पे निर्भर भी रहते थे। लेकिन जैसे जैसे अगर हम देखें कि उस समाज से कृषि का जब हमें देखने को मिलता है विस्तार, कि लोग कृषि का जो है वो रूप अपनाने लगे और खेती करने लगे, तो इस तरीके से एक अस्थायित्व सा जीवन में देखने को मिला और उसके बाद से लोग एक परिवार के रूप में या ये बोले एक ग्रुप के रूप में एक साथ रहने लगे। और इसके कारण देखने में ये आया कि जो भरण पोषण के लिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आती थी, इसके लिए जनसंख्या में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई। और फिर अगर कृषि और पशुपालन के बाद हम देखें तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था के रूप में चेंजेस आते गए, जैसे कि आप लोग देखेंगे किस तरीके से सामंतवाद का युग आया और उसके बाद से पूंजीपति का जो युग आता है, जहाँ पे अर्थव्यवस्था का बिल्कुल रूप ही बदल जाता है और वहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से दो वर्गों में बटा हुआ समाज दिखता है, जिसको कार्ल मार्क्स ने पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा कहा है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है सामाजिक क्रम विकास की प्रक्रिया में।
अब यहाँ पे सामाजिक स्तरीकरण के संयोजी सिद्धांत की बात करते हैं। तो संयोजी सिद्धांत आखिर में क्या है? सामाजिक स्तरीकरण के 3 मुख्य संयोजी सिद्धांत हैं। ये पहला है स्थिति, दूसरा है संपदा और तीसरा है सत्ताधिकार। इसको आप लोग याद रखिएगा कि संयोजी सिद्धांत में ये 3 आते हैं, पहला स्थिति, दूसरा संपदा और तीसरा सत्ताधिकार। अब इसको क्या है हम लोग ब्रीफली समझते हैं। स्थिति जो है अर्थात इसे सामाजिक स्थिति भी कह सकते हैं। तो सामाजिक स्थिति का जो सिद्धांत है यह सामाजिक स्तरीकरण का सबसे पहला सिद्धांत है। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। इसमें अब जो सामाजिक स्थिति नाम से ही समझ में आ रहा है कि समाज में किसकी स्थिति जो है वो उच्च है, किसकी निम्न है, उसके अकॉर्डिंग जो है उस समाज में स्तरीकरण हमें कैसे देखने को मिलता है। तो सामाजिक स्तरीकरण की भाषा में सामाजिक स्थिति का अर्थ है समाज में लोगों के समूहों का वर्गीकरण, समाज में उनकी प्रतिष्ठा या आदर के रूप में उनके सापेक्षिक स्थिति के आधार पर करना है। तो समाज में सामाजिक स्थिति का अर्थ ही है कि उनकी समाज में प्रतिष्ठा कितनी है, उनकी आदर कितनी है। इसी के अनुसार सामाजिक स्थिति के अनुसार हमें समाज में स्तरीकरण देखने को मिलता है। प्रतिष्ठा जो होती है वो एक गुणात्मक विशेषता है जो किसी स्थिति समूह के सदस्यों को जन्म से ही मिलती है। तो जो प्रतिष्ठा होती है वो हमें जन्म के साथ ही मिलती है। इस तरह कोई भी गुण जो जन्म से विरासत में मिलता हो वह प्रदत्त गुण कहलाता है। तो ये हम सभी को पता है, जिसे हम अपने प्रयास से अर्जित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सामाजिक स्तरीकरण के सामाजिक स्थिति सिद्धांत को प्रदत्त सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो सामाजिक स्थिति सिद्धांत है इसी को प्रदत्त का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अगर आ जाए कुछ ऑप्शन में कि प्रदत्त का सिद्धांत क्या है तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो सामाजिक स्थिति का सिद्धांत है इसी को हम प्रदत्त का सिद्धांत भी कहते हैं। संपदा का सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण का दूसरा संयोजी सिद्धांत संपदा है। यहाँ पे मैं फिर से एक बार कह दूं कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे जो मटेरियल्स हैं, ये आप लोगों को किसी कॉम्पिटिटिव बुक में नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जो इग्नू सीरीज है इसमें मैं इग्नू के कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। आप लोग इसको ध्यान से समझा करिए, आप लोग इसको खुद पढ़ के और समझा करिए कि आखिर में ये क्या लिखा गया है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। समाज में संपदा तभी उत्पन्न होती है जब प्रौद्योगिकी में उन्नति हो। तो समाज में संपदा तभी उत्पन्न होगी जब प्रौद्योगिकी जो है वो उन्नत होगा और उत्पादन के रीति में बदलाव आ जाए। जैसे आखेट और भोजन संग्रहण अर्थव्यवस्था से व्यवस्थित कृषि में बदलाव हो जाता है, या फिर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से मुख्यतः निर्माण और उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। आर्थिक प्रगति से समाज में अधिक संपदा उपजी, संपदा के चिन्हों का संचय हुआ जिसके कई रूप थे। ये थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्पेस है। जैसे अनाज, पशुधन, धातुएं और खनिज पदार्थ या फिर मुद्रा। इस चरण में आकर जिन समूहों का नियंत्रण आर्थिक संसाधनों और संपदा पर अपेक्षाकृत अधिक था या जो अधिक संपदा के स्वामी थे, उन्हें समाज में इन समूहों से उच्च श्रेणी में रखा जाता था जिनका इन पर नियंत्रण कम था या फिर लगभग नहीं था। तो उन व्यक्तियों को या उन समूहों को जिनका कि आर्थिक संसाधनों पे ज़्यादा नियंत्रण था, उनको समाज में स्थिति उच्च मिलती थी कंपेयर टू जिनके पास कम संसाधन थे या फिर नहीं थे। जैसे कि भूमिहीन श्रमिक या औद्योगिक मजदूर, तो इनके पास नहीं रहते हैं। इसका मुख्य उदाहरण जो है वो वर्ग पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण है। तो संपदा का बात ही, प्रॉपर्टी की जब बात आती है तो वर्ग पे आधारित हमें सामाजिक स्तरीकरण में देखने को ये मिलता है। अब बात करते हैं सत्ताधिकार की। तो सत्ताधिकार जो है ये तीसरी संयोजी सिद्धांत है। समाज में उच्च स्थिति वाला समूह या फिर ऐसा समूह जिसके पास संपदा अधिक हो, उसके लिए समाज में सत्ताधिकार का प्रयोग करना संभव होता है। तो ये देखेंगे कि समाज में जिसके पास
संपदा ज़्यादा है अर्थात आर्थिक रूप से या इकोनॉमिकली जो ज़्यादा स्ट्रांग है उसी के पास सत्ता का अधिकार भी देखने को मिलता है। सामाजिक स्तरीकरण की अपनी व्याख्या में जैसा कि मैक्स वेबर कहते हैं कि सत्ता अधिकार की अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि यह उन व्यक्तियों या समूहों को जायज बल अर्थात वैलिड है, वो उसमें कुछ गलत नहीं है, प्रयोग करके अपनी इच्छा अन्य समूहों पर थोपने की शक्ति प्रदान करती है। जैसे कि इस अर्थ में हम राज्य को एग्जाम्पल ले सकते हैं। राज्य हमारे सामने एक ऐसी संस्था का उत्तम उदाहरण है जो सर्वाधिक शक्ति या सत्ताधिकार रखता है। तो राज्य जब चाहे कुछ नियम बदल देता है और जो वहाँ की पब्लिक है उसको वैसा मानना ही पड़ता है, उसका विरोध नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये राज्य के द्वारा हमारे ऊपर थोपा जाता है। राज्य को समाज के नागरिकों पर अपनी इच्छा थोपने का परम अधिकार रहता है। सत्ता या शक्ति प्रयोग की वैधता को समूह व्यापक स्तर पर स्वीकार कर लेते हैं। तो जो भी राज्य की तरफ से हमें शक्ति या सत्ताधिकार का जो भी हमें थोपा जाता है उसको हम इजीली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि ये तो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसी है जिसको कि हमें एक्सेप्ट करना ही करना है या स्वीकार करना ही करना है। इसका एक प्रासंगिक उदाहरण हमें सकारात्मक भेदभाव या आरक्षण नीति में मिलता है। इस नीति के तहत भारतीय राज्य में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों, राजनीतिक पदों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण दिया गया है। तो ये आप सभी को पता है कि किस प्रकार से जो राज्य में अनुसूचित जनजातियां या फिर जातियां होती हैं या फिर पिछड़े वर्ग जो होते हैं उन लोगों को किस प्रकार से सरकारी नौकरी है या फिर जो पॉलिटिक्स है या फिर एजुकेशन के फील्ड में आरक्षण दिए जाते हैं। सामाजिक स्तरीकरण में एक तत्व के रूप में सत्ताधिकार की व्याख्या मैक्स वेबर ने पार्टियों और सत्ताधिकार तक अपनी पहुंच को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में राजनीति, राजनीतिक दल और उनकी भूमिका को सही आंका है। तो ये बात तो थी मैक्स वेबर की। भारत में जाति और वर्ग के सिलसिले में हम लोग देख लेते हैं। तो जाति और वर्ग भी सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत हैं। ये हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो जाति होती है ये भी समाज में एक हायरार्की या फिर स्ट्रैटिफिकेशन या ये बोलें कि स्तरीकरण लाती है। तो जो समाज में समूह के श्रेणी निर्धारण में सामाजिक स्थिति और संपदा की भूमिका को दर्शाते हैं। सामाजिक स्थिति समूह का एक प्रमुख उदाहरण जाति है। तो सामाजिक स्थिति समूह में किसकी स्थिति उच्च है, किसकी निम्न है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमको अपने कास्ट सिस्टम में देखने को मिलता है। दूसरी ओर वर्ग इस सिद्धांत पर आधारित है जिसमें समूह को संपदा तक उनकी पहुंच या समाज के संपदा संसाधनों पर अपना नियंत्रण रखने की सापेक्षिक क्षमता पर उनको श्रेणियों में रखा जाता है। तो वर्ग को हम देखेंगे जैसे कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हायर क्लास या अपर क्लास, इस तरीके से हम उसको श्रेणियों में बांट दिए हैं। मैक्स वेबर मानते हैं कि वर्ग जो होता है वो बाजार की स्थिति की उपज होती है। तो आप लोगों को पता है मार्केट सिचुएशन की बात मैक्स वेबर करते हैं, जबकि वहीं पे कार्ल मार्क्स ने इसे उत्पादन के विधियों से जोड़ा है। तो आप लोग यहाँ पे मैक्स वेबर के सेम अर्थव्यवस्था की ही बात हो रही है, लेकिन जो मैक्स वेबर है उन्होंने इस समय वर्ग को बाजार के स्थिति की उपज मानते हैं कि बाजार की स्थिति कैसी होती है उसकी उपज जो होती है वर्ग होती है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने इसे उत्पादन की विधियों से जोड़ के देखा है। कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन की विधियां ही संपदा तक पहुंच या उस पर नियंत्रण रखने की क्षमता जो समाज में समूह की श्रेणी दोनों को तय करती है। तो किस तरीके से हमें उस पर नियंत्रण करने का पावर मिल रहा है और किस प्रकार से समाज में समूह की श्रेणी बन रही है, इन दोनों को तय करने का काम जो है वो उत्पादन की विधियां करती हैं। सामाजिक स्तरीकरण इस प्रक्रिया में तब आज जुड़ता है, यहाँ पे इसको कट कर दीजिएगा, जब समाज में एक वर्ग के अधिकार में अन्य लोगों की तुलना में अधिक संपत्ति या पूंजी हो जाती है। तो सामाजिक स्तरीकरण की जो भावना है या बोले उसका अस्तित्व हमें तब देखने को मिलता है जब समाज में एक वर्ग का अधिकार जो है वो
ज़्यादा हो जाता है, दूसरे का कम हो जाता है, या ये बोलें कि एक वर्ग का अधिकार जो है वो संपत्ति या पूंजी के मामले में ज़्यादा हो जाता है दूसरे के कंपेयर में। जाति और सामाजिक स्तरीकरण की यदि बात करें तो प्राचीन भारतीय समाज में संरचना जो है वो मुख्यतः जाति स्तरीकरण पर आधारित था। तो अगर हम अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो जाति स्तरीकरण ही हमें देखने को मिलता था। यह स्तरीकरण कुछ इस प्रकार था कि जीवन के सभी पहलुओं जैसे अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और संस्कृति में जाति मुख्य सिद्धांत के रूप में कार्य करती थी। लेकिन इससे पहले वर्ण और जाति में भेद जानना आवश्यक होगा, क्योंकि जाति अलग हो जाता है और जो वर्ण है वो अलग हो जाता है। वर्ण जो है ये वर्गीकरण के लिए एक संदर्भ, आधार या मॉडल है, और जाति जो होती है वो सामाजिक स्थिति के क्रम में श्रेणीबद्ध विशिष्ट जातीय समूह का संबोधन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वर्ण और जाति में क्या बेसिक डिफरेंस है, कि वर्ण जो है वो वर्गीकरण करने के लिए किस प्रकार से हमको वर्गीकरण करना है, कैटेगराइज करना है, इसके लिए एक मॉडल का काम करता है। वहीं पे जो जाति होती है वो सामाजिक स्थिति के क्रम में, समाज में किस प्रकार से हमको स्थिति प्राप्त होती है, इसके क्रम में श्रेणीबद्ध विशिष्ट जातीय समूह का संबोधन करता है। तो बताता है कि हम फला जाति से आते हैं और हमारी समाज में ये स्थिति होती है। भारतीय समाज 4 वर्णों में बटा था, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। ये थे ब्राह्मण अर्थात पुरोहित का काम करना, क्षत्रिय अर्थात योद्धा का काम करते थे, वैश्य व्यापारी थे, और शूद्र जो हैं वो श्रमिक वर्ग थे। कालांतर में अर्थात बाद में 5वां वर्ण पंचमा भी बना। तो यहाँ पे एक और वर्ण की बात होती है, इग्नू के बुक में एकदम क्लियर मेंशन किया गया है, जिसमें वे लोग शामिल थे जिन्हें समाज ने अपने बुनियादी नियमों के उल्लंघन के चलते बहिष्कृत कर दिया था। पंचमा को समाज ने अछूत घोषित कर दिया। यह समाज में किसी भी समूह पर थोपा गया सबसे उग्र किस्म का भेदभाव था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जिनको अछूत कहते थे समाज में लोग, तो ये जो है समाज में किसी भी समूह पे थोपा गया सबसे उग्र जो किस्म का भेदभाव देखने को मिलता है वो ये था। वर्ण व्यवस्था के मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी कि जन्मजात सदस्यता, जन्म के साथ ही उनकी स्थिति निर्धारित हो जाती थी। आनुवांशिक या पुश्तैनी पेशा, कि उनको क्या पेशा करना है, क्या उनका व्यवसाय होना चाहिए। वर्ग क्रम परंपरा में विभिन्न जातियों को प्रदत्त अपवित्रता और पवित्रता की कौन सी जातियां जो हैं वो जन्म के साथ ही प्रदत्त है, अर्थात वो जन्म के साथ ही वो पवित्र जातियां हैं या फिर अपवित्र जातियां हैं। अंतर विवाह अर्थात अपनी ही जाति में विवाह, और परस्पर घृणा या अलगाव। तो कुछ ऐसी जातियां जो कि उच्च जातियां अपने आप को समाज में मानती थी, वो निम्न जातियों से घृणा करती थी या उनसे दूर रहना पसंद करती थी। तो इस प्रकार का हम देखेंगे अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो जाति से जोड़ के और सामाजिक स्तरीकरण का हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे जाति का जनसंख्यात्मक विश्लेषण की बात की गई है, तो इसको मैंने, जो कि इसमें कुछ फैक्ट्स भी थे, तो मैं सीधे इसको इग्नू के बुक से ही यहाँ पे मेंशन कर दी हूँ। इसको एक बार हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं। जाति का जनसंख्यात्मक विश्लेषण की यदि बात करें तो भारत में वर्ण या जाति की जनसांख्यिकी हजारों वर्षों से बेहद विविध रही है, अर्थात डिफरेंट रही है, जगह जगह पे चेंज होती रही है। अध्ययनों से पता चलता है कि 20 मील से लेकर 200 मील की परिधि में एक जाति को सामाजिक समूह के रूप में नहीं माना जाता है। तो अगर हम एक परिधि बना लें, अगर ये एरिया अगर हम बना लें कि लगभग 200 मील का अगर ये एरिया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें जितनी जातियां अगर हमें देखने को मिल रही हैं, या एक ही जाति के लोग अगर मान लेते हैं कि कोई ए जाति का जो पर्सन यहाँ पे है और दूसरा ए जाति का पर्सन यहाँ पे है, तो इन दोनों की सामाजिक स्थिति समान होगी, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। एरिया वाइज भी उनकी स्थिति जो है, सामाजिक स्थिति, वो बदलती रहती है। बल्कि
इसे वर्ण मॉडल के संदर्भ में ही मान्यता दी जाती है। अर्थात विभिन्न जातियों में भी ये माना जाता है कि हाँ, वर्ण मॉडल में जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो मॉडल है उसमें जाति कहाँ फिट बैठ रही है उसके हिसाब से समाज में उसको सम्मान दिया जाएगा या फिर प्रतिष्ठा दी जाएगी। इसलिए वर्ण व्यवस्था समाजशास्त्रीय संदर्भ के आधार के रूप में महत्वपूर्ण है। तो अगर हम स्तरीकरण की बात करें तो इसमें वर्ण व्यवस्था ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नज़र आती है। इसी प्रकार जातियां भी क्षेत्रीय या उप क्षेत्रीय समूहों के रूप में हजारों की संख्या में हमेशा मौजूद रही हैं। तो क्षेत्रीय या उप क्षेत्रीय रूप में भी जातियां हमें अलग अलग तरीके से नज़र आती हैं। भारतीय नृवैज्ञानिक सर्वेक्षण एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक नवीनतम अध्ययन से पता चला है कि भारत में 4635 समुदाय या जाति जैसे समूह विद्यमान हैं। इस सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि लगभग सभी धार्मिक समूह अलग अलग समुदायों में बटे हुए हैं। सभी धार्मिक समूहों की बात हो रही है तो वो भी अलग अलग समुदायों में बटे हुए होते हैं जिनमें की जाति विशेषताएं पाई जाती हैं। अर्थात विभिन्न धर्मों में भी अलग अलग वो समुदाय में, कम्युनिटी में बटे हुए हैं और उनमें भी जो जाति का पैटर्न है वो देखने को मिलता है। जातियां स्थानीय और क्षेत्रीय सांस्कृतिक चिन्हक भी धारण किए रहती हैं जो पारिस्थितिक स्थानीय इतिहास या पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं। पारंपरिक रूप से गांव और शहर दोनों जगह जातियां लेन देन के व्यवस्थागत संबंध या कार्य और आर्थिक विनिमय या सेवाओं के विनिमय से बंधी रहती हैं। इस अर्थ में वर्ण व्यवस्था पारस्परिक सहयोग और परस्पर निर्भरता के आधार पर काम करती है। इसने एक जैविक तंत्र का निर्माण किया था। गांव और शहर दोनों जगह जातियों की अपनी अपनी पंचायतें थीं। हालांकि गांव और शहर में इनके अपने केंद्र थे। ऐसी पंचायतों या फिर शहरी संघों के पास शहर या गांव से बाहर भी संगठनों का एक नेटवर्क देखने को मिलता था। यदि किसी कारणवश अंतर जातीय संघर्ष खड़ा हो जाता था जिससे जाति के लेन देन के नियमों का उल्लंघन हो रहा हो और अगर ऐसा विवाद ग्राम सभा या नगर सभा जिसमें विभिन्न जातियों के बुजुर्ग और प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य होते थे वो नहीं अगर सुलझा पा रहे हों तो ऐसी स्थिति में मामले को जाति पंचायतों में उठाया जाता था और इस तरह यह जाति के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था के रूप में काम करने के साथ साथ संघर्षों या झगड़ों के निपटारा करने वाली प्रणाली के रूप में भी काम करती थी। तो इस प्रकार से ये पहले के समय में हम लोगों को ये जो स्ट्रक्चर है हमारे जाति संरचना में देखने को मिलता था। अब हम लोग जाति के तो नहीं बोलेंगे, सामाजिक गतिशीलता को हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में भारत में हम लोगों ने सामाजिक गतिशीलता को किस प्रकार से देखा है। क्योंकि ये सामाजिक स्तरीकरण से ही संबंधित है तो सामाजिक गतिशीलता को भी समझना जरूरी है। वर्ण व्यवस्था के स्तरीकरण में परिवर्तन की प्रक्रिया के इस दौर में एक नई सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया को जन्म दिया। सामाजिक गतिशीलता को इस राज्य की नीतियों से सीधे जोड़ा और इसने सामाजिक आंदोलनों में राजनीतिकरण के तत्वों को शामिल किया जिसमें व्यवस्था पीछे मुड़ नहीं पाई। जो वर्ण व्यवस्था है वो हमें ऐसा नहीं है कि वो पीछे हमको कर रही है, ले जाके दिखा रही है कि नहीं आपकी पोजीशन ये है और आपको इसी में रहना नहीं, बल्कि जो सामाजिक आंदोलन हुए उसमें ये जो स्थिति है वो आगे को बढ़ती हुई, मुखर के आगे को बढ़ती हुई दिखी और जिसमें कि जो ये जाति का सिस्टम था या फिर ये बोले कि वर्ण व्यवस्था था इसको काफ़ी हद तक सप्रेस किया गया क्योंकि यहाँ पे बात थी भारतीय स्वतंत्रता की। यह प्रक्रिया स्वतंत्रता के बाद भी बढ़ती रही, हालांकि उसमें कुछ बदलाव अवश्य आया है। यह आज़ादी हमें अंग्रेजी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन के फलस्वरूप प्राप्त हुई जो वैचारिक रूप से भारत में जाति, धर्म या जातीयता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध थी। क्योंकि हमें आज़ादी तो तभी मिल सकती थी जब अंग्रेज़ों को ये पता था कि फूट डालो और शासन करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। तो जो भारतीय हमारे बोलेंगे कि जो भी सामाजिक आंदोलन करता थे या फिर सामाजिक कार्यकर्ता थे
इन लोगों को ये बात समझ में आ रही थी कि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, ये जो अपनी हमने खुद बनाई है संरचना को, जिसमें इतने सारे भेदभाव हैं, हम ऊंच हैं वो नीच हैं, इस तरीके की जो प्रायोरिटी हमने सेट करके रखी है, इस सबको हमें एबॉलिश करना पड़ेगा या समाप्त करना पड़ेगा, या इसको अपने इस जो उद्देश्य जो कि हमको भारत की स्वतंत्रता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको हमको फर्स्ट फ्रंट में रखते हुए बाकी सबको साइड में करना पड़ेगा। तो इस कारण से जो है जो भी आज़ादी यहाँ पे लिखा गया है कि यह आज़ादी हमें अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चूंकि चाहिए थी, तो राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन के फलस्वरूप प्राप्त हुई, जो कि वैचारिक रूप से भारत में जाति, धर्म और जातीयता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध थी। इसकी नींव जो है वो पंथ निरपेक्षता और समान नागरिक अधिकारों के सिद्धांतों पे रखी गई कि हम किस पंथ से कौन आता है, किस धर्म से कौन जुड़ा हुआ है, इस सारे को एक साइड करो, सारे धर्म एक समान है। इस प्रकार से सारे नागरिकों को एक समान अधिकार मिलने चाहिए, और इस सिद्धांत पे ये जो नींव है हमारे देश की वो रखी गई। और इसीलिए स्वतंत्रता के बाद भारत ने जो संविधान स्वीकार किया, भारत का जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, वह सिर्फ काम काज के उद्देश्य के लिए ही नागरिकों को नागरिक स्थिति को मानता है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि वो चाहे वो हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, चाहे वो हमारे देश का कोई बहुत बड़े पोस्ट पे, चाहे वो नेवी से जुड़ा हो, चाहे एयरफोर्स से जुड़ा हो, कोई ऑफिसर हो, उसके जो पोस्ट है, जो पद है, उसकी वैल्यू की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, उसकी प्रतिष्ठा उसी तरीके से बरकरार होती है, ना कि उसको ये जोड़ के देखा जाता है कि वो जो व्यक्ति है वो किस कम्युनिटी से आता है, किस जाति से आता है, उसकी समाज में क्या स्थिति है। इन सारी चीज़ों को साइड करके, चूँकि ये हमारा भारत का संविधान ही ऐसा कहता है, तो हमारा जो देश का संविधान बनाया गया वो सिर्फ और सिर्फ काम काज के उद्देश्य के लिए नागरिकों की नागरिक स्थिति को मानता है। तो दोस्तों अभी इसी कड़ी में हम लोग आगे जो इंट्रोडक्शन है सामाजिक स्तरीकरण का, इसी में अभी विभिन्न थ्योरीज भी दिए गए हैं। वेबर का मॉडल क्या कहता है, डॉरेनडॉर्फ और कोजन ने भी कुछ बात की है इस पे। मार्क्स का जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो क्या कहती है, प्रकार्यवादी विचारधारा वो क्या कहती है, इन सबको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग था आज का लेक्चर, मुझे भी अच्छा लगा। तो इग्नू सीरीज़ को आप लोग एक ये कहेंगे कि समाजशास्त्र को यदि आप समझना चाहते हैं तो इसको ज़रूर आप लोग सुना करिए, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा समाजशास्त्र को समझने में। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैं नहीं बोलूँगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप लोग इसको नहीं सुनिएंगे तो भी चलेगा, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हम तभी कर सकते हैं जब तक कि उसका बेस हमें ना पता हो। हम बिना उसके बेस की तैयारी किए, बिना एक एक कॉन्सेप्ट को समझे हुए हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी आप लोग खाली टाइम में या जस्ट ऐसे ही आप लोग सुनिए, समझिए, समाजशास्त्र को समझिए आप लोग कि आखिर में समाजशास्त्र है क्या। सामाजिक स्तरीकरण है तो हाँ, समझ में आ गया कि समाज में विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है, उसी को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं, और विभिन्न विचारकों ने कथन दिए उसके बारे में, कुछ किताबें उससे जुड़ी हुई हैं। तो सिर्फ यहीं तक सामाजिक स्तरीकरण नहीं है, हमें सामाजिक स्तरीकरण को एकदम डिटेल में समझना है कि आखिर में इसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, रियल में ये फंक्शन कैसे करता है, ये है क्या, इसके बारे में जो विभिन्न विचारधारा हैं वो क्या कहती हैं, इन पे एक एक को हम लोगों को डिटेल में समझना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, और यदि पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।